स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ लेसन करेंगे संस्कृति तथा सामाजिक। संस्कृति, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृति से अभिप्राय है सम प्लस कृति। जो ऐसा हम बिहेव करते हैं, जैसा हमारे रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, फेस्टिवल्स मनाने का तरीका होता है, रहन सहन का तरीका होता है, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, खाना खाने का तरीका, ये सभी संस्कृति में आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा समाजीकरण हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा समाज बनता है, समाजीकरण के तौर तरीके सीखते हैं। तो इस लेसन में हम संस्कृति तथा समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से संस्कृति सीखी जाती है तथा इसका विकास होता है। जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, वो आपस में सामाजिक अंत्यक्रियाओं के द्वारा होता है। जैसे हम एक दूसरे को देखा देखी अपने रीति रिवाजों को सीखते हैं। जैसे हमारे पूर्वज कुछ फेस्टिवल मनाते थे तो हम देखा देखी उनको देखते रहे, उनका अनुसरण करते करते आज हम फेस्टिवल मनाते हैं, दिवाली, होली, और जो अपने आस पड़ोस है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, अन्य क्षमताएं आते समेत जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। संस्कृति के अंदर में सारी चीज़ें आती हैं जो समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। जैसे विश्वास, किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, हमारा आंतरिक ज्ञान कैसा है, कानून प्रथाएं कैसी है। संस्कृति किसे कहते हैं? बेसिकली संस्कृति क्या है? संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, सीखी हुई चीज़ों का भंडार है, सामाजिक नींव है जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। यह बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानव दिशाओं का एक समुच्चय है। सोचने, अनुभव करने तथा विश्वास करने का एक तरीका है। जो ऐसा हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं, ये विश्वास करते एक ऐसा मेथड है, लोगों के जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है। जो हम अपनी संस्कृति है उसी के अकॉर्डिंग हमारा समाजीकरण हो जाता है, हमारा जीने का एक तरीका है कि हम किस प्रकार के फेस्टिवल मनाते हैं, क्या हमारी सोच है, किस चीज़ में हमारा आस्था विश्वास है। व्यवहार का सारांश है। हम ये कह सकते हैं कि जिनकी कल्चर जैसी होती है उनका बिहेवियर वैसा ही होता है। व्यवहार के मानकीय निमित्तीकरण हेतु साधन। अब है जीवन तथा संस्कृति के विभिन्न परिवेश का उद्गम विभिन्न व्यवस्था की वजह से है। आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुँच होने से आधुनिक सांस्कृतिक द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति से अच्छी नहीं हो जाती। अब ये क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुँच होने से आधुनिक सांस्कृतिक द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति से अच्छी नहीं हो जाती। ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या साइंस का विकास होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति अच्छी हुई है। हो सकता है कि हमारी संस्कृति में कुछ रीतियों की वजह कुरीतियाँ भी आ सकती हैं। संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होती है? जो हमारी कल्चर है, जो हमारा खान पान है, रहन सहन है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? जो कल्चर होता है, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसने कहा संस्कृति सीखी जाती है और ये अर्जित व्यवहार है। इससे कहा जो हमारी कल्चर है, जो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, या जो हम खाना खाते हैं, ये हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, या आसपास आस पड़ोस से, या हमारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव होते हैं, उससे सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। पशु समाज ज़्यादातर व्यवहार प्रवृत्तिमूलक होते हैं, वंशानुगत तथा जैविक रूप से गढ़े गए व्यवहार प्राणियों के सभी सदस्य में एक जैसे पाए जाते हैं। जो पशु समाज होता है उनमें ना प्रवृत्ति होती है, जैसे कि भाई जो जिस प्रकार के पशु में रहता है उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। मानव समाज ज़्यादातर व्यवहार अर्जित है। व्यवहार समाज के विशिष्ट समूह को विशिष्टता प्रदान करता है। समाज के सदस्यों के बीच इसका आदान प्रदान तथा संचार होता है। व्यक्ति आपस में इसको सिखाते हैं एक दूसरे को, व्यक्ति इसे अलग से प्राप्त नहीं कर सकते। यह समाज के सदस्यों को नियंत्रित करती है। जो हमारी कल्चर होती है, हमें पता लगता है कि क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाने की है, ठीक है, किस प्रकार की लैंग्वेज बोलनी है, किस प्रकार से गलत व्यवहार नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम संस्कृति के अंदर सीखते हैं। संस्कृति में बदलाव होते रहते हैं, यह लगातार परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति एक जैसी होती है। हमारे पूर्वज मान लो कोई फेस्टिवल है, पहले इस तरीके से मनाते थे, अभी ये परिवर्तनशील होता है, चेंज आता रहता है। सभी समाज और समूह को विशेषता प्रदान करता है। अब संस्कृति के आयाम। संस्कृति के आयाम दो आयाम होते हैं। मानवीय पक्ष। मानवीय पक्ष में प्रथाएं, परिपाटी, लोकरीति, लोकाचार, कानून समेत हैं। यह मूल्य या नियम है जो अनेक संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ मानकों के साथ स्वीकृतियाँ होती है जो विविधता को बढ़ावा देती हैं। अब ये क्या कहता है कि जो इसके संस्कृति है, संस्कृति मानवीय पक्ष है जो मानव के व्यवहार से संबंधित है कि क्या उसके आचरण है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं। अब संस्कृति के भौतिक आयाम। भौतिक आयाम में क्या होता है? जो हम देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, हम अपने विचारों को नहीं देख सकते, आस्था विश्वास इसको नहीं देख सकते, ये मानवीय होते हैं। अब आता है भौतिक। भौतिक में क्या होता है? जो हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे मकान बनाने का तरीका क्या है, एक औजार कैसे हैं, यातायात के साधनों के साथ उत्पादन तथा संप्रेषण के उपकरणों से संबंधित। ये हमारा कैसी कल्चर है। कल्चर का मतलब है कि किस प्रकार के मकानों में रहते हैं, किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का, वो ये भौतिक संस्कृति के अंदर आते हैं। संस्कृति संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का संबंध इस बात से है कि उन्होंने वातावरण से प्राप्त होने वाले चीज़ों
चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जो हम अपने एटमोसफेयर से या एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो हमारी कल्चर कैसी है। मान लो पेड़ पौधों को बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं। तो ये संज्ञानात्मक पक्ष है संस्कृति का कि हम अपने नेचुरल साधनों को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब संस्कृति के दो मुख्य आयाम होते हैं, कौन कौन से? भौतिक आयाम। भौतिक आयाम उत्पादन प्रणाली को उठाने को आवश्यक है, जैसे यंत्र, भवन, औजार, तकनीक, यातायात के साधन। अभौतिक संज्ञानात्मक और मानकीय विकसित होते हैं, जैसे प्रथाएं, रीति रिवाज, आस्था, विश्वास। संस्कृति के हकीकत कार्यों के लिए भौतिक तथा भौतिक आयाम को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। यदि हमें संस्कृति के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि मकान बनाने का तरीका कैसा है, पेड़ पौधों को मारने का तरीका, कुछ लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, कुछ इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, कुछ पेड़ पौधों को काटते हैं, तो इस प्रकार ना सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। भौतिक आयाम तीव्रता से परिवर्तित होते हैं, तो मूल्य और मानकों की दृष्टि से भौतिक पक्ष पीछे छूट जाते हैं, इससे संस्कृति और पिछड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार ना भौतिक पक्ष को ज़्यादा आगे ले जाते हैं, तो इसलिए हमारे जो संज्ञानात्मक सोचने का तरीका वो पीछे रह जाता है। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में क्या डिफरेंस होता है? भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे तालाब, पेन, कुर्सी, ये सारी भौतिक संस्कृति होती है। भौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारे रीति रिवाज क्या, आस्था क्या है, विश्वास किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, हमारे विचार कैसे हैं। भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं, अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं माप सकते। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं, संसार में परिवर्तन तेजी से आते हैं। अभौतिक संस्कृति परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि लोगों के विचार धीरे धीरे बदलते हैं। देखो जो भौतिक संस्कृति होती है, जो मटेरियलिज्म है, उसमें बहुत जल्दी चेंज आ जाता है। जैसे मोटरसाइकिल से कार बनाई, कार से दूसरा डिज़ाइन आया, लेकिन जो विचार है उसमें बदलने में काफ़ी टाइम लगता है। जो हमारी एजम्पशन है, जो मान्यता है, उसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है। भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है तो इसका लाभ किसी भी व्यक्ति समाज ले सकता है। जब भी कोई नई चेंज आता है भौतिक मेटेरियलिज्म में, तो सभी को इसका बेनिफिट होता है। मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सभी देश इसका बेनिफिट लेंगे, या कोई नया आविष्कार होता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति के तत्व को लाभ सिर्फ किसी समाज के सदस्य उठा सकते हैं। मान लो कोई नया विचार आया, नई सोच लेके आते हैं, तो उसी वे ही लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जिस समुदाय में नई सोच आई है, नया रीति रिवाज आए हैं, परंपराएं आई हैं। भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, इसलिए आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये दिखाई देते हैं। जो भौतिक संस्कृति होती है, हम देखते हैं कि मकान बनाने का तरीका, नया तरीका आ गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में चेंज हो चुका है, रेलवे से नई मेट्रो आ गई है, बुलेट ट्रेन चल पड़ी है, तो ये भौतिक संस्कृति के अंदर आते हैं। अभौतिक संस्कृति पर तो आकर्षक नहीं होते, इसलिए ये हम इसमें आने वाले परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। जो अभौतिक संस्कृति के तत्व होते हैं, इनको हम आसानी से स्वीकार नहीं करते। कानून और प्रतिमान में क्या कानून और प्रतिमान में क्या अंतर होता है? कानून सरकार के माध्यम से नियम के अनुसार परिभाषित औपचारिक श्रेणी करती है। संपूर्ण समाज पर कानून लागू होते हैं तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा सजा हो सकती है। देखो कानून और प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान होता है हमारे जो एक क्राइटेरिया होता है कि हम कहाँ तक अपने नियमों का पालन करते हैं। मापदंड है, स्पष्ट नियम है, जबकि कानून स्पष्ट नियम है। कानून क्या होते हैं? जो सरकार द्वारा लीगल होते हैं, इसका पालन नहीं करने पर सजा होती है। लेकिन जो हमारे प्रतिमान है उसके यदि पालन ना करें तो सजा नहीं होती, बल्कि यह अनौपचारिक होता है। कानून सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि मानक है जो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार किए जाते हैं। देखो कानून क्या होता है? जो संविधान में लिखा गया है कि भाई मान लो हेलमेट पहनने से नुकसान होता है तो इस पर चलान काटा जा सकता है। लेकिन एक प्रतिमान होता है कि हेलमेट में पहनना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित है, तो वहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से। जैसे मान लो आप गांव में जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना, या खेत में जा रहे हैं, तो ये मानकीकरण है, प्रत्येक व्यक्ति अपने नियम बनाता है, वो प्रतिमान कहलाते हैं। अब आता है विरासत। समाज को अनेक दूसरे व्यक्तियों के संबंध में कुछ प्राप्त होती है, व्यक्ति को पहचान से नहीं मिलती। आधुनिक समाज में सभी व्यक्तियों की भूमिकाएं अदा करता है। किसी भी संस्कृति की अनेक उप संस्कृति होती है, जैसे सम्रांत या कामगार वर्ग के युवा उप संस्कृति की पहचान शैली तथा रुचि तथा संघ से होती है। अब नरी जातीयता क्या होती है? नरी जातीयता क्या होती है? नरी जातीयता का अभिप्राय है अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार या आस्थाओं को मूल्यांकन करने से, इस्तेमाल करने से जब संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आती है तो निर्जातीयता का उदय होता है। निर्जातीयता क्या होता है? जब देखो एक मान लो कोई रिलीजन का व्यक्ति है, हिंदू रिलीजन से है, जब वो दूसरे रिलीजन के संपर्क में आता है तो उनमें ना कुछ एडजस्टमेंट होती है, तालमेल बैठता है, तो इसको ना निर्जातीयता कहते हैं। कुछ वो उनकी संस्कृति से सीखता है या अपनी संस्कृति का उन संस्कृतियों में प्रभाव डालता है। नरी जातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है, जो कि संस्कृतियों को केंद्र के कारण महत्व देती है। विश्व बंधुता पर्यवेक्षण अन्य व्यक्तियों के मूल्यों एवं आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों तथा आस्थाओं के अंतर्गत नहीं करता है। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विविधता का प्रशंसक होता है। एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षण सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृति प्रभावों के माध्यम से सशक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
अब आता है सामाजिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों का परिवर्तन करता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों का परिवर्तन करता है। सामाजिक परिवर्तन, जब समाज में परिवर्तन होता है कैसे होता है, जब लोगों के नए विचार आते हैं, नई सोच आती है, आधुनिकीकरण आता है, तो उस समाज में परिवर्तन आ जाता है। ये दो तरीके से होता है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक होता है खेती करने या खेती की नई पद्धतियाँ आती है, नया मेथड आ जाता है तब। और बाहरी कब होता है, हस्तक्षेप जीत या उपनिवेश के रूप में हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क या अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तनों का प्रारंभ राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज, परिस्थिति रूपांतरण की वजह से हो सकता है। उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र को समाप्त किया था। इस प्रकार ये कहता है समाज में परिवर्तन कब आ जाता है, दो तरीके से आता है। या तो जब लोगों के विचारों में चेंज आता है, क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक रूप से मतलब जब चेंज आता है, जब प्रकृति में कोई चेंज होता है तो लोगों के विचार भी बदलने लगते हैं। या जब क्रांतिकारी लोग खुद आंतरिक रूप से बदलते हैं, जब उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, जब क्रांति आती है। जैसे फ्रांस की क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त किया था। अब आते हैं सामाजिक मूल्य, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, सोशल वैल्यूज होती हैं। ये वे मानक हैं जिनके द्वारा यह परिभाषित किया जाता है कि समाज में क्या अच्छा है, वांछनीय, उचित है। ये आवश्यक सिद्धांत हैं जो पसंद या कार्यों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। प्रभावकारी मूल्यों के विरुद्ध किसी भी कार्य की निंदा की जाती है। मूल्य क्या होते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो हम सोचते हैं कि ये हमारे विचार हैं, इनकी कुछ वैल्यूज हैं। ये क्या होते हैं, साधारणतः सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। भारतीय समाज में ज्येष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करना मूल्य है तथा ज्येष्ठों के लिए अपेक्षित व्यवहार से संबंधित विभिन्न प्रतिमानों में पर्सन नाम लेकर नहीं पुकारना इत्यादि, परिश्रम नाम लेकर नहीं पुकारना इत्यादि, उदाहरण वैश्यों को आदर करना, पैरों को स्पर्श करना इत्यादि। प्रतिमान क्या होते हैं, जो हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं। प्रतिमान कार्यों के लिए दिशा निर्देश है जो विशिष्ट परिस्थितियों लागू होते हैं। अनेक विशिष्ट प्रतिमान किसी खास मूल्य का प्रतिबिंब है। उदाहरण किसी आयोजन के लिए पोशाक संहिता प्रतिमान, जैसे कि यदि मान लो कोई ड्रेस होती है, किसी फंक्शन के लिए कोई फिक्स ड्रेस होती है, यदि व्यक्ति उस ड्रेस को पहनना चाहता है तो उसके प्रतिमान है। उस पर कोई औपचारिक रूप से या कानूनी रूप से कोई दबाव नहीं होता कि उसको वही ड्रेस पहननी है। फिर भी उसके कुछ प्रतिमान होते हैं कि जब वो एजुकेशन सेंटर में जाएगा, रिलीजन में जाएगा, ठीक है, या अपने रिलेटिव से मिलने जाता है तो किस प्रकार के कपड़े पहन के जाता है। प्रतिमान और मूल्य में क्या अंतर होता है, प्रतिमान और मूल्य में अंतर। मूल्यों तथा प्रतिमानों का आदान प्रदान समाज के सदस्यों के दृष्टिकोण में समानता पैदा करता है, उन्हें एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। जो हमारे प्रतिमान होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। जो हमारी वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं, वो एक दूसरे से बांधे रखती हैं। जब यह सामाजिक जीवन को व्यवस्थित पूर्व सूत्रीय बनाता है। उदाहरणतः आदर्श के अभाव में हमें इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है कि किसी अजनबी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया जाए या उसे प्यार भरा धक्का दी जाए। आदर्श महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के सदस्यों समूह का व्यवहार नियंत्रित करते हैं। आदेश के अभाव में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होना अनिवार्य है। अब आता है संज्ञानात्मक आयाम। संज्ञानात्मक आयाम का सरोकार वैसे विचारों से जिनके समाज में प्रचलित झूठा विचार, अंधविश्वास, ज्ञान इत्यादि सम्मिलित होता है। संज्ञानात्मक आयाम क्या होता है, जो हमारे विचार होते हैं कि हम किस प्रकार की भगवान में आस्था रखते हैं, ठीक, किस प्रकार का अंधविश्वास है, ये अपने नॉलेज पे विश्वास करते हैं। संस्कृति के भौतिक परिदृश्य से क्या होता है, इसका संबंध स्पर्श योग्य ठोस उत्पादन से, जैसे मकान बनाने का तरीका, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के साधन, भवन, जेवरात, यातायात के साधन, तकनीकी उपकरण इत्यादि। फिर आता है निर्जातिता या निर्जातीय केंद्रवाद और विश्वासवाद। निर्जातिता या निर्जातीय केंद्रवाद, इसका संदर्भ अपनी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में दूसरों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति, विभिन्नता के अदम समझना है दूसरों की संस्कृति का मूल्यांकन करने से। निर्जातिता क्या होता है, अपनी संस्कृति को ज़्यादा समझना, दूसरे व्यक्ति की संस्कृति को कम समझना। विश्ववाद क्या होता है, निर्जातिता की विपरीत पहलू है, दूसरों की संस्कृति के विचारों को समाजित करना चाहता है। देखो, एक होता है विश्ववाद, जो सभी संस्कृतियों को बराबर समझता है, सभी धर्मों को, सभी रीति रिवाजों को बराबर समझता है। समाजीकरण, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज का सदस्य बनना सीखते हैं। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया समाजीकरण है। समाज में रहने के तौर तरीके, समाज में रहने के रीति रिवाज जो सीखता है, नियम कानून सीखता है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। समाजीकरण आत्मसात करने की विधि या प्रक्रिया है। समाज की क्रियाशील सदस्य बनने की प्रक्रिया, सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो समाजीकरण है, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के रीति रिवाजों को सीखता रहता है। ये लर्निंग इज लाइफ, लाइफ इज लर्निंग। संस्कृति संचार की प्रक्रिया, जो हम एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे से पूरी उम्र भर सीखते रहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, जब समाजीकरण के 4 चरण होते हैं। एक होते हैं मौखिक अवस्था,
अवस्था, प्रचन्नता, सहस्ववाद और किशोरावाद। समाजीकरण की प्रक्रिया के घटक है। सीखने की प्रक्रिया के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: अनुसरण करना, सुझाव, पहचान और भाषा। हम इस प्रकार से संस्कृति सीखते हैं, किसी को फॉलो करते हैं। पहले हम कि भाई वो व्यक्ति कितना अच्छा लगता है या कितना प्रभाव डालता है, फिर उसके सुझाव ये कहते हैं, उसकी पहचान होती है, और फिर लैंग्वेज बोलता है वो। समाजीकरण का महत्व क्या, हम क्यों समाजीकरण सीखते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति समाज में रहने के कानून या नियम सीख जाता है, जितना समाजीकरण जल्दी हो जाता है वो उतना ही जल्दी विकास कर लेता है। यह पीढ़ियों के मध्य संस्कृति का संचार करता है। ये व्यक्तियों को उसकी सामाजिक परिस्थिति को निभाने में मदद करता है। व्यक्तियों को जीव विज्ञान संबंधी प्राणियों से सामाजिक प्राणियों में रूपांतरित करता है। प्रारंभिक तथा द्वितीय समाजीकरण। प्रारंभिक तथा द्वितीय समाजीकरण में क्या आता है? प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? जिसमें बच्चे का प्रारंभिक समाजीकरण उसके शिशुकाल बचपन से आरंभ होता है। बच्चे का सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्णायक स्तर होता है। बच्चा अपने स्कूल से एक प्रकार के मूलभूत व्यवहार सीखता है। देखो प्राथमिक स्तर क्या होता है? जब कोई बच्चा अपने परिवार से कुछ सीखता है, स्कूल से सीखता है। द्वितीय समाजीकरण बचपन की आखिरी अवस्था से शुरू होकर जीवन में परिपक्वता आने तक चलता रहता है। द्वितीय समाजीकरण क्या होता है? जो वो बचपन से निकलता है और आसपास के जो उसका क्राइटेरिया है, समाजीकरण का पैमाना बढ़ता जाता है और तब सीखता है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण संस्थाएं, जो वे संस्थाएं जो बच्चे को समाजीकरण करने में सिखाती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसमें विभिन्न संस्थाएं अभिकरणों का सहयोग होता है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण इस प्रकार है। संस्थाएं जो समाजीकरण में योगदान देती है। सबसे पहला बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो परिवार से सीखता है। समाजीकरण करने वाली संस्थाएं अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व वास्तव में असाधारण होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण है, मिल के रहना, ठीक है, चीज़ों को बांट के खाना, ये परिवार से सिखाया जाता है। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है, इस रूप में वह परिवार की सदस्यता का ग्रहण करता है। फिर आता है समकक्ष समूह, मित्र या क्रीड़ा समूह। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका समाजीकरण बढ़ता है। जब वो खेलने के लिए जाता है, बच्चों के मित्र या उसके साथ रहने वाले समूह की एक आवश्यकता प्राथमिक समूह होते हैं। इस वजह से बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में इसका अत्यंत शक्तिशाली स्थान होता है। अन्य समाजीकरण अभिकरण क्या होते हैं? सभी संस्कृति पारिस्थितिक एक ऐसा स्थान है जहाँ समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। धर्म, सामाजिक, जाति, वर्ग इत्यादि। विद्यालय एक औपचारिक संगठन है। औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। जन्म माध्यम। फिर आता है विद्यालय। विद्यालय एक औपचारिक संगठन है। औपचारिक का मतलब होता है जिसमें सारे फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें सारी औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। फिर आता है जन्म माध्यम। जन माध्यम। जन माध्यम का मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन के साधन है। जन माध्यम माध्यमिक जिनका भी नाम बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तथा मुद्रण माध्यम का महत्व भी लगातार बना हुआ है। जन माध्यमों के द्वारा सूचना ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार इसमें जो मेन क्वेश्चन बना हमारा, एक तो अभिकरण संस्थाएं, समाजीकरण की संस्थाएं जो बच्चे को समाज में रहने के लायक बनाती हैं। दूसरा इसमें मेन क्वेश्चन बना अवस्थाएं, जो किशोरावस्था है, कौन कौन सी अवस्थाओं में बच्चा सीखता है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये। और फिर समाजीकरण की विशेषताएं, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, ठीक है। और संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, इसमें ये सारे आएंगे। कानून और प्रतिमान, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर। इस प्रकार ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है, संस्कृत और समाजीकरण। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।